नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। एक तरीका होता है खबरों को पढ़ने का, एक तरीका होता है खबरों को सुनने का, और एक तरीका होता है खबरों में घुसकर उन्हें समझने का और समझाने का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, और सुर्खियों से आगे में हमारी कोशिश है उन सुर्खियों के पीछे परत दर परत उस हर बात को जानने की जो आपके समझने के लिए उस खबर और उस खबर को बड़ा बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक रहेंगे, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बीके रहेंगे। आज स्वप्निल तबीयत खराब होने की वजह से एब्सेंट है और उनकी भूमिका में मुझे रहना पड़ रहा है। कोशिश करूंगा कि सुर्खियां आपको ठीक वैसे ही बताने की कोशिश कर पाऊं जैसे स्वप्निल करते हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई दीपक, बीके। खबर है कि आज एक बार फिर से डोटासरा बोले। पेपर आप हाथ में ले सकते हैं। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा चोरी में। तो डोटासरा बोले एक बार फिर से, और डोटासरा बोले एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा के लिए। ये कहते हुए बोले कि चुनाव के बाद में किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में आने वाले हैं। क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्या लग रहा है आपको कि बार बार उनको ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और बार बार वो टारगेट किरोड़ी लाल मीणा को ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसकी वजह उसकी इस बात को लेकर है राहुल की, आपको ध्यान होगा 5 साल किरोड़ी लाल मीणा डोटासरा को लेकर बोलते रहे थे। तो अब डोटासरा को लेकर लगातार किरोड़ी लाल मीणा बोलते रहे, तो 5 साल बाद में अब डोटासरा की भी जिम्मेदारी बनती है, जब वो विपक्ष में आ चुके हैं तो वो उनको लेकर बोले। दरअसल पूरा मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक को लेकर डोटासरा पर कई तरीके के डोटासरा से जुड़े हुए लोगों को लेकर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को लेकर, उनके घर परिवार को लेकर, उनके रिश्तेदारों को लेकर बहुत सारे आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए थे और कहा था कि इनको सामने ला देंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें हुई थी। खैर, उन सब बातों में वो आरोप प्रत्यारोप थे, उनके पीछे जाना नहीं चाहिए अब। लेकिन इस तरीके के जब आरोप प्रत्यारोप चले तो उसके बाद में अब उस भूमिका में डोटासरा आ चुके हैं, और डोटासरा लगातार किरोड़ी लाल मीणा को इसीलिए एक तरीके से टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ दिन बाद में मोह भंग हो जाएगा, कुछ दिन बाद में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये कुल मिला के कहानी वो है कि पलटवार चल रहा है। डोटासरा की अपनी तरह की राजनीति करने की कोशिश है बीके, और अब क्या ये पे बैक टाइम है? दीपक बोल रहे हैं कि अब कोशिश है लौटाने की उसी तरीके से जिस तरीके से 5 साल वो परेशान रहे पेपर लीक को लेकर के, जैसे पीछे दौड़ते रहे। उन्होंने तो हाथ में ऐसा लग रहा था कि जल ही ले लिया है, गंगा जल लेकर के वो पीछे पड़ गए थे डोटासरा के। अभी तक पीसीसी चीफ ज़्यादातर आप देखेंगे कि गंभीर व्यक्तित्व वाले लोग कांग्रेस में रहे हैं। आप सीपी जोशी, चंद्रभान, सचिन पायलट और भी बहुत सारे लोग अगर आप पुराना देखेंगे, लेकिन डोटासरा ने पीसीसी चीफ की भूमिका को बदल दिया, और डोटासरा के बयान हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। और मुझे लगता है कि पीसीसी चीफ जब बनाया गया था तब भी एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो उस समय वो उस कद के, उस पद के नहीं थे, लेकिन कुछ वहाँ पर जो कुछ जातिगत समीकरण कुछ ऐसे बैठे कि डोटासरा को बनाना पड़ा उस समय। ये भी गहलोत की रणनीति। लेकिन इसके बाद में डोटासरा ने इसको लपका। अब पीसीसी चीफ का उन्होंने जो पद है इसको अलग तरह से ये उसको लेकर आए हैं। और बयान ये जरूर है कि इसमें दीपक ने बता दिया कि ये दोनों के बीच जो तल्खी है पेपर लीक प्रकरण को लेकर है, और उसको लेकर ये बयानबाजी हो रही है। इसके पीछे और ये है कि राजनीति तो है ही, राजनीति से इतर तो कुछ। आपने बड़ी बात कही कि आपको राहुल, एक चीज और मुझे लगती है, आपको ध्यान होगा दौसा सीट पर एक तरफ कन्हैयालाल मीणा है बीजेपी से, तो दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा। ठीक है, अब कन्हैयालाल मीणा की जीत को लेकर जो दारोमदार किरोड़ी लाल मीणा के कंधों पर डाला गया बीते कुछ दिनों में या बीते कुछ समय में, वो आपने खुद ने देखा होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उस वजह से किरोड़ी लाल मीणा पर टारगेट लगातार इसलिए डोटासरा लगातार ज्यादा भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीणा वोट बैंक जो है वो उनको जिस तरीके से उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। आपको ध्यान होगा सचिन पायलट ने जब इनको जो मंत्रालय मिला उसको लेकर कहा था कि ये इतनी मेहनत करी, इतनी संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन उस तरीके से जो मंत्रालय था वो नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं मीणाओं को साधने की कोशिश किरोड़ी लाल मीणा को नीचा दिखाकर, या किरोड़ी लाल मीणा को मिले मंत्रालय को नीचा दिखाकर, या उनकी पार्टी में घटती हैसियत का हवाला देकर, इस तरीके से ये भी कोशिशें की जा रही है। और पूर्व पीसीसी चीफ के बयान की गंभीरता को आप इससे देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से वहाँ पर पायलट ने कहा था कि आपके मंत्री की कोई सीट नहीं जाएगी, आपके मंत्री को नहीं हटाया जाएगा, किसी की भी सीट यहाँ पर मंत्रालय नहीं छीना जाएगा। लेकिन डोटासरा का बयान अलग तरह का है।
तो वो जो पीसीसी चीफ की गंभीरता की जो मैंने बात की थी वो इससे इतर आपने बड़ी बात कह दी। आपका कहना यह है कि डोटासरा पीसीसी चीफ से ज्यादा प्रवक्ता लगते हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा बयान उनके चर्चाओं में रहने के लिए डोटासरा के बयान चर्चाओं में आते हैं, और शायद ये भी एक तरह की नई तरह की राजनीति है कांग्रेस के प्रदेश में। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है राहुल कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में है, ठीक है। अब विपक्ष को भी जरूरत है इस बात को लेकर कि वो लगातार सुर्खियों में रहे, इसीलिए सुर्खियों से आगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से लगातार डोटासरा इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसे जिस तरीके से बीके शर्मा जी बता रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा धीर गंभीर टाइप के लोग जो है वो पीसीसी चीफ रहते हैं। चाहे सचिन पायलट बहुत नपातुला, सीधा सदाया, संतुलित बयान देते थे। सीपी जोशी तो उनसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे, वो तो बात ही नहीं करते थे, बहुत कम बात किया करते थे। और उनके लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यदि आप उनसे किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो आपके ऊपर पलटवार कर दे दूसरी चीज को लेकर। तो ऐसा रहा है, लेकिन इनका अपना अलग एक तरीका राजनीति करने का, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, डांस भी कर लेते हैं मंच के ऊपर, नाच भी लेते हैं, तो मोरिया भी नचा लेते हैं। एक और चीज बड़ी हुई है आज। प्रधानमंत्री आज देवली उनियारा में थे, उनियारा में सभा को संबोधित कर रहे थे, और ये एक ऐसी सीट है जिसके बारे में अभी जिक्र कर रहे थे। इस सुर्खियों से आगे का जिक्र इसमें इस तरह से कहना चाहिए कि किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र हो रहा था, और वो किरोड़ी लाल मीणा का इफेक्ट इस सीट के ऊपर खासतौर पर सवाई माधोपुर और टोंक पर बहुत बड़ा है। आज यहाँ पर वो प्रधानमंत्री पहुंचे और एक सभा को संबोधित कर रहे थे, और सभा को संबोधित करते हुए जो बीके उन्होंने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। भजन लाल शर्मा के रिगार्डिंग उन्होंने ये चीज़ कही कि प्रदेश से अपराधी भाग रहे हैं जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अभी तो उनकी गाड़ी चालू हुई है, अभी तो टॉप गियर लगना बाकी है। ये एक दीर्घकालीन इशारा है। कई लोग ये सोच रहे हैं ना कि भजन लाल शर्मा को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है, चुनाव के बाद क्या होगा, लंबा चलेगा नहीं चलेगा। कई लोग इस पर सवाल भी पूछने लग जाते हैं अंदर खाने। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि भजन लाल शर्मा लंबी रेस के घोड़े हैं। ये बात सही है कि भजन लाल को बनाया उसके बाद से ही कुछ प्रश्न चिन्ह थे, और वो स्वाभाविक भी थे, लोगों को लगता था। और इस तरह बीजेपी ने किया भी कि गुजरात में मुख्यमंत्री को बदला था उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में कि अनुभवहीनता है, पहली बार विधायक पहली बार बने हैं, और मुख्यमंत्री के पद पर ये न्याय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पार्टी को हो सकता है आगे बदलना, एक स्वाभाविक सी एक सोच थी। लेकिन जिस तरह से भजन लाल ने लगातार अपनी जो पुरानी जो उसको रिकवरी जल्दी से जल्दी की है, कम समय में उन्होंने शासन प्रशासन को समझा है, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, और जैसे पेपर लीक प्रकरण में काम किया गया है, एसआईटी गठित की, एसीबी काम कर रही है, पुलिस को भी लगाया है, तो और दूसरे भी मामलों में उन्होंने जो उनकी त्वरित कार्यशैली है तो उससे प्रभावित किया है। और ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री, आपको पता है कि मोदी जी बड़ी आसानी से किसी को नंबर नहीं देते या किसी का नाम मंच से नहीं लेते, वो बहुत जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करते, और उन्होंने अगर मंच से कहा है तो ये बहुत बड़ा पारितोषिक है भजन लाल शर्मा के लिए। आंखों के तारे बन गए क्या भजन लाल प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए राहुल, आंखों के तारे तो पहले से ही थे, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के भी। और यही वजह थी कि जब पर्ची की बात लगातार हो रही थी कि शायद पीछे तीसरी पंक्ति में थे भजन लाल, हाँ तीसरी पंक्ति में थे, लेकिन पांचवी में होंगे, ठीक है, मुझे अभी तुरंत याद नहीं है, चौथी पांचवी में होंगे। लेकिन उस समय पर्ची निकली, पर्ची किसने पढ़ी, ये तमाम चीजें सबके सामने थी, तो उससे समझ आ जाता है कि वो आंखों के नूर तो थे, नूर इसीलिए अब कायम भी रहेगा, और इसी वजह से एक मैसेज भी दिया गया। आपने जिस बात का जिक्र किया कि भजन लाल शर्मा को लेकर कई तरीके की बातें होती रहती है, बिल्कुल भजन लाल शर्मा को पचा पाना भी आसान नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। लगातार संगठन का काम किया, लंबे वक्त तक काम किया, और किसी एक गुट के साथ काम नहीं किया, बहुत सारे गुट, अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष बने, और उस दौरान भजन लाल शर्मा महामंत्री के तौर पर रहे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रही। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर हर बार भरोसा जताया, साथ में पार्टी में किसी भी गुट का प्रदेश अध्यक्ष रहो, लेकिन उन्होंने भी भरोसा जताया, और उनकी हर किसी के कार्यकारिणी में रहे। तो ऐसे में संगठन में जिस आदमी की भूमिका बहुत ज्यादा अंदर तक पैर जमाए हुए थी, जो कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है जितना मैं भजन लाल शर्मा को जानता हूँ, भजन लाल शर्मा बहुत मतलब हजारों की तादाद में लोग होंगे जिनको नाम से जानते हैं कार्यकर्ताओं के तौर पर, और जिनसे वो मिल चुके हो तो उनको वो नाम से बात करते हैं। यदि वो जैसे आपसे मिलेंगे तो अवस्थी जी कैसे हैं, इस तरीके से बात करेंगे। तो भजन लाल शर्मा की कार्यशैली है, तो संगठन में उनकी पकड़ थी, इसी वजह से उनको लेकर आए। और जो लोग इस तरीके की बातें करें कि चुनाव आबादी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मैसेज उनको देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, भरे मंच से दिया, उन लोगों को भी समझना चाहिए। दो चीजों पर निशाना उनका था, एक तो क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो प्रदेश का रहा
गहलोत सरकार के वक्त, कांग्रेस सरकार के वक्त, उसको उन्होंने इस बयान से काउंटर किया, उस बयान से उन्होंने उसको टारगेट पे लिया, सही शब्द ये होगा। और दूसरा, उन्होंने भजनलाल की तारीफ भी कर दी। उन्होंने एक तीर से दो निशाने चलाए यहाँ एक मंच से। देखिए, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में जब चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव, उससे ठीक पहले इस तरीके की बातें भी, घोषणाएं भी कर दी गई थी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, एसआईटी बना देंगे। और देखिए, सरकार बनने के साथ ही, जहाँ तक मुझे जानकारी, सचिवालय में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली की थी भजनलाल शर्मा ने, पहली बार बातचीत की थी, उसके तुरंत बाद में एसआईटी और एजीटीएफ का गठन कर दिया गया था। और उसके बाद में देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई है। ठीक है, जो मुख्य सरगना है वो नहीं पकड़ा है, लेकिन वो भी आ जाएगा। ये लगातार सरकार कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे 84 लोगों को अब तक पकड़ चुकी है एसआईटी इस पूरे प्रकरण के अंदर। रोजाना कार्रवाई कर रही है, आए दिन कार्रवाई हो रही है, कभी रिकॉर्ड जब्त किया जा रहा है, कभी क्या हो रहा है। इसी तरीके से एजीटीएफ भी अपने आप में लगातार कार्रवाइयां कर रही है। दिनेश एमएन जैसे व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी गई एडीजी को। तो इन सब चीजों का असर तो देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि एक प्रधानमंत्री ने तारीफ, जिस तरीके से कह रहे थे तारीफ की है, तो भरे मन से तारीफ भी कर दी, उन लोगों को मैसेज भी दे दिया जो पीछे से कानाफूसी टाइप की जो बातें करते थे कि उसके साथ तो ये हो जाएगा, उसके साथ वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये इस बात का मैसेज है, इस बात का संदेश है उन लोगों के लिए भी कि समझ जाइए और मिलकर काम करिए। चुनाव आखिरी दौर में है राजस्थान में। ये समझिए कि कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में फिर सब आराम करते हुए दिखाई देंगे। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री आज जब उनियारा में थे, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और इसीलिए आज प्रधानमंत्री की एक एक बयान को बहुत ज़्यादा तरीके से समझना ज़रूरी है। आज बीके हुआ क्या, प्रधानमंत्री बोल रहे थे मंच से और उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया कि आप याद कीजिए कि रामनवमी के दिन पिछले 5 साल में किस तरह से जुलूस निकला करते थे, क्या हालत प्रदेश में हुआ करती थी, लोग डरा करते थे रामनवमी का जुलूस निकालने में। और आज देखिए कैसे खुले दिल के साथ, बिना डरे, निर्भय होके लोग रामनवमी का जुलूस निकाल पाते हैं। उन्होंने वो मैसेज दिया जो वो देना चाहते थे। क्या वो उस ट्रैक पे आ गए, आपको लगता है, जहां वो आना चाहते थे और कन्वे कर रहे हैं जो वो करना चाहते थे? लेकिन आप इस बात पर भी आप गौर कीजिए कि ये हकीकत भी है कि पूरे प्रदेश में रामनवमी में कहीं भी पत्थरबाजी या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और रामनवमी में जो भी रथ यात्रा कई जगह जो निकाली गई, शोभा यात्राएं निकाली गई हैं, और कई जगह ये भी हुआ है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्होंने उसका स्वागत किया कई जगह इस तरह से। तो माहौल बदला है, फूल वर्षा हुई है। तो ये उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले? अब आप, ये जाहिर सी बात है कि सरकार में बड़े शासन और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का सबब रहता था। और जब तक कि रथ यात्राएं निकल नहीं जाती थी, रामनवमी की सांझ नहीं हो जाती थी, तब तक प्रशासन चैन नहीं लेता था। लेकिन अगर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है तो ये तो काबिल गौर है। और अगर वो सरकार को ये क्रेडिट देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री अपनी सरकार को, तो वो देंगे। इसमें ये काम की बात है। घूम फिर कर इसका क्रेडिट भी भजनलाल सरकार को दे दिया उन्होंने। देखिए, राहुल, दिया जाना चाहिए। करौली याद कर लीजिए आप, भीलवाड़ा याद कर लीजिए, और शायद जोधपुर में भी एक सर्किल था, चौराया था, वहाँ पर भी ऐसे मामला हुआ था। जालोरी गेट पर हुआ होगा। और बहुत पुराना वक्त नहीं है, वो कुछ महीने या 1 साल के आसपास का वक्त होगा। उस समय सब घटनाएं हुई थी और तमाम घटनाओं के बीच में बीजेपी के कुछ नेताओं को भी आरोपी बना दिया गया था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और जब ये अब नहीं हो रहा है, और मैं इससे आगे निकल कर बात करूँ, आप ईद का दिन याद कर लीजिए। जयपुर के हमने हमारे सहयोगी लीला दंड ने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। सुबह मैं स्टूडियो में बैठा था जब ईद का दिन था, ईद की नमाज अदा हो रही थी, तो उस समय हिंदू समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की थी। इस बार रामनवमी पर भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा की है। तो जब ये सामाजिक सौहार्द का वातावरण बन रहा है, जब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है, सामाजिक तानाबाना ठीक है, तो प्रधानमंत्री तारीफ तो करेंगे, खुद की सरकार की तारीफ तो करेंगे। बड़ा सवाल उठता है कि तो क्या ये सब राजनीति से प्रेरित होता है? जो हुए थे अब क्यों नहीं, क्या बदल गया? मतलब समाज वही है, वो शोभा यात्रा निकालने वाले भी वही हैं, ठीक है, पत्थर मारने वाले भी वही हैं, उसी क्षेत्र के लोग होते हैं, उसी कस्बे के लोग होते हैं, उसी गांव के लोग होते हैं, उसी शहर के लोग होते हैं। लेकिन अब वही वहाँ कोई पत्थरबाजी, सरकार बदलने से खौफ बढ़ जाता है क्या? सरकार खौफ नहीं, ये बताइए कि खौफ कम से कम सरकार ने उससे पहले जाकर वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई लॉ वहाँ 144 या कर्फ्यू लगा दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन वही लोग हैं वहीं पर, लेकिन एक मैसेज जाता है। तो ये एक सवाल ये भी है कि क्या ये सब राजनीति से प्रेरित होते हैं? मतलब ये भी चीज है कि समाज में इस तरह की जो घटना, दंगे फसाद होते हैं। सवाल कर रहे हैं कि जवाब दे रहे थे? क्या ये, मतलब ये सवाल है कि ये, मैं सवाल ये कर रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित ही होते हैं क्या? दीपक के पास में जाता हूँ। दीपक देखिए, बहुत जो बीके ने कहा वो बहुत सही भी है। सरकार
बस सरकारी तो बदली है, बाकी हर चीज वैसी है, एज इट इज है, देखिए फिर ऐसा क्यों? कानून का इकबाल कायम रहना चाहिए। इकबाल कायम कौन रखता है? घुड़सवार। सीधी सी बात है। घुड़सवारी भाई घोड़ा किस तरीके से चलेगा वो तो घुड़सवार तय करेगा। तो घुड़सवार बहुत अच्छा होगा तो घोड़ा बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। तो कानून का इकबाल कौन कायम रख रहा है? सरकार रखेगी। सरकार अपनी मशीनरी को कहेगी, अपनी पुलिस जो फोर्स होगी, अधिकारी होंगे, उनको मैसेज देगी कि मुझे ये चाहिए। आप छोड़ दीजिए, राहुल कुछ देर पहले हम पेपर लीक की बात कर रहे थे। पेपर लीक पर जो माफिया थे या पेपर लीक से जुड़े हुए जो लोग थे, उन पर कार्रवाई कौन कर रहा है? वही पुलिस कर रही है। उसी पुलिस में से एसआईटी बनाई गई है। डंडा घुमाने की जरूरत नहीं है। आप मैसेज से भी, आप संदेश भी दे सकते हैं कि इससे आप शांति से, आप ये है कि ये सरकार आ गई मजबूत, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अपने आप मुझे ये लगता है कि कई बार तो ऑटोमेटिक संदेश चला जाता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जाता है। जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उस समय किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस लगातार सवाल भी पूछ रही थी, क्या मोदी जी आकर मुख्यमंत्री बनेंगे क्या राजस्थान के? इस तरीके की बातें हो रही थी, बहुत मजाक उड़ाई गई थी। लेकिन फिर एक सियासत का एक नया हीरो निकल कर आया, ठीक है, पर्ची में से, ठीक है। तो अब वो काम भी कर रहे हैं। तो सरकार की जो मंशा है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, बीजेपी हाईकमान की जो मंशा है, उसके मुताबिक काम भी कर रही है राजस्थान की सरकार। तो इसीलिए ये काम होता हुआ नजर भी आ रहा है। चाहे AGTF हो, चाहे रामनवमी सही तरीके से मनाने की बात हो जाए, बिना किसी उसके परेशानी के, विवाद के, चाहे से जो गैंगस्टर उन पर कार्रवाई की बात हो। तो ये सरकार की जो मंशा है, जो सरकार जो सोच लेकर आई थी सत्ता में, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। आज एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनियारा में बोली और इसका जिक्र किया जाना और उस पर बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सुर्खी के पीछे जाना जरूरी है, इस सुर्खी के आगे आना जरूरी है। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आरक्षण किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा। जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से इसे एक कहना चाहिए कैंपेन की तरह चलाया गया कि अगर ये सत्ता में आते हैं, 400 पार जाते हैं, तो फिर आरक्षण समाप्त कर देंगे। आज प्रधानमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आकर बोल रहे थे, ये मोदी की गारंटी है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने खुद ने भी के आज कहना चाहिए इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर आकर बात करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये आज का मुद्दा नहीं है विपक्ष का। पिछले 10 साल से विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा है और बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासतौर से, कि आरक्षण का विरोधी बनाने की कोशिश की है। और इसकी वजह से ये भी है कि जो दलित वर्ग का, ST/SC वर्ग का जो वोट है, वो थोड़ा सा झिझक रहा था बीजेपी के साथ आने में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों को भी देखें और पिछले लोकसभा चुनावों को देखें, तो काफ़ी जो OBC वर्ग है जिसको आरक्षण मिलता है, इसके अलावा ST/SC का वर्ग है, उसने भी वोट दिया है बीजेपी को। और मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास करते हैं और वो विश्वास कहीं टूटे नहीं, उसमें कोई दरार ना आए, इसलिए ये मोदी की आज ये गारंटी दी गई है। और ये लगातार इसको ये बचाव करते रहे हैं बीजेपी की ओर से बड़े नेता, खास तौर से, कि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बीजेपी आरक्षण की विरोधी नहीं है। मोदी की नई गारंटी दीपक कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरीके के माहौल बनाए जा रहे थे, चाहे से वो जातिगत जनगणना की बातें हो या जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये भी बातें कही गई थी। और कुल मिलाकर ये कहा गया था कि OBC वर्ग जो है, खास तौर पर क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जो वोटर है OBC वोटर है, तो ऐसे में OBC वोटर को साधने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी और दूसरा जो इंडी गठबंधन है वो जुटा हुआ था। इसी वजह से लगातार आरक्षण को लेकर बातें कही गई कि बीजेपी आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और उसी को देखिए, बीजेपी निचले स्तर तक, मतदाता तक इस बात को कैसे पहुंचाए कि जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर यहाँ पर जिक्र किया। और ना केवल प्रधानमंत्री ने किया, आप आज से 9 दिन पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भी अमित शाह ने भी कहा था, और उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को भी लपेटा था अपने भाषण के अंदर। कहा था कि इस तरीके की झूठी बातें, अफवाहें ना फैलाएं, और जब तक बीजेपी इस तरीके का कुछ भी मतलब होने वाला नहीं है, ऐसा कोई फैसला बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। उन्होंने यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल देने की मांग की तो ये इस बात का जिक्र भी किया। तो आज खुद प्रधानमंत्री ने इस बात पर मोहर भी लगा दिया। एक और चीज जिसका कि इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती कांग्रेस रही है कि साहब ये चुनाव से पहले कुछ सेटिंग कर लेते हैं। कल हमने इसे लेकर के बात की थी, सूरत को लेकर के एक कहना चाहिए निर्विरोध निर्वाचन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। आज उसे लेकर एक नई अपडेट सामने आई। जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे, कुंभानी, अगर मैं गलत नहीं हूं उनका नाम, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का यह आरोप है कि पूरी सेटिंग और फील्डिंग पहले बिठा ली गई थी, कुंभानी का नॉमिनेशन खारिज होता है और उसके बाद बाकी के जितने भी लोग हैं वो अपने नॉमिनेशंस वापस ले लेते हैं और निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है। कांग्रेस का यह कहना है। लेकिन
इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी का बीजेपी में शामिल हो जाना ये एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी साहब कल तक जो कांग्रेस के लिए कैंडिडेट होने वाले थे, नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, वो बीजेपी में शामिल हो जाते, तो कांग्रेस का शक सही था क्या कि ऑपरेशन निर्विरोध चला है कोई? देखिए राहुल, जंग, इश्क और राजनीति, इसमें क्या सब कुछ, हाँ, ये इसमें सब कुछ जायज है। आप ये देखिए, आप केवल कांग्रेस में इसमें केवल प्रतिक्रिया देने के लिए है क्या कि आप ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाते? जब इलेक्शन है, बीजेपी की इस तरह की रणनीति थी, आपके प्रत्याशी को उन्होंने तोड़ लिया या किसी भी तरह से उन्होंने नामांकन नहीं भर पाया और बीजेपी का वहाँ पर निर्विरोध हो गया, आप क्यों नहीं कर सकते? आप मतलब आप सोचते नहीं ना। तो अब ये राजनीति है, अब राजनीति में ऐसा गैर कानूनी उन्होंने कुछ किया नहीं। अब दलाल साहब इस समय पहले एमपी हैं तो हैं, अब आपको इसके लिए इसमें कांग्रेस को, मुझे लगता है कांग्रेस को बजाय बीजेपी के आरोप लगाने के बजाय अपनी जो रणनीति है उस पर, हाँ, स्ट्रेटेजी है, उस पर थोड़ा सा और विचार करना चाहिए और बीजेपी के साथ उस लेकर आना चाहिए कि वो जब सोचते हैं कि उनको उसके प्रतिक्रिया क्या देनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि आपको बीजेपी से ही बोलते हैं, उनको बीजेपी से इस पूरे देश में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कल राहुल गांधी इस बात को लेकर के शक जाहिर कर रहे थे कि साहब सूरत के अंदर जो सूरत है वो लोकतंत्र की बदसूरत हो गई है। आज जब आप उन्हीं के प्रत्याशी को बीजेपी में आते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सेटिंग है और आप पाते हैं कि इतना जायज है, होना चाहिए राजनीति में, या फिर बीके जैसे एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स जोड़ दिया इन्होंने उसमें? देखिए, मुझे तो लगता है कि ठीक है। अब ये कांग्रेस पार्टी ठीक है, इसे लोकतंत्र की हत्या भी बता देगी। अभी मेरे पास जो जानकारी है, नीलेश नाम के शख्स थे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे, नीलेश कुंभानी, उनका जो उनके प्रस्तावक जो थे, उनके हस्ताक्षर में गड़बड़ियों के कारण जो उनका नामांकन था वो रद्द कर दिया गया। खैर, जो भी रहा होगा, तो कांग्रेस पार्टी अब इसे लोकतंत्र की हत्या तो बताएगी, क्योंकि उनको एक सीट बैठे बैठाए उनके हाथ से चली गई। और दूसरा, राहुल गांधी का सूरत से बहुत अच्छा रिश्ता रहा नहीं है, आपको ध्यान होगा। सूरत कोर्ट ने उनके साथ कुछ जो भी किया था, ठीक है, उस लिहाज से बहुत अच्छा रिश्ता रहा भी नहीं है। लेकिन ये बात बीके की, इस बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, सब कुछ किया जा सकता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी भी किया करती थी। अब बीजेपी सत्ता के अंदर है तो बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरीके से जो सत्ता है वो जीती जा सकती है, किसी भी तरीके से जीती जा सकती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नीलेश कुंभानी के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं या करेंगे या कुछ और करेंगे, वो ऐसी नौबत आई क्यों? कांग्रेस पार्टी के यार छोटे छोटे कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ क्यों है? इसके पीछे भी कोई वजह होगी। इस पर भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ठीक है, ये अपने आप में एक पहला मामला होगा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे दरक रही थी राहुल, तो उसकी शुरुआत, हाँ, तो उस समय उसकी जब मरम्मत की जा सकती थी, जब मरम्मत की मांग को लेकर हेमंता बिस्वा टाइप के लोग जब आया करते थे राहुल गांधी से, तब उस समय राहुल गांधी कहाँ थे? वो हेमंता बिस्वा ने बताया वो किसके साथ बिजी थे, किसके साथ बिजी थे, ये उनका कहना था। हालांकि इस बीच आज एक और बात सामने आई, जैसे है ना कि कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस उसे लेकर एक वॉशिंग मशीन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, बताती है साहब बीजेपी में जाके सब पवित्र हो जाते। आज मदन दिलावर बोले, मदन दिलावर का कहना यह था, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ओहदे पे हैं और बड़े जिम्मेदार नेता हैं, उनका कहना यह था कि नाली का गंदा पानी, नाले जब भी गंगा और यमुना में मिलते हैं तो अपने आप पवित्र हो जाते हैं। मदन दिलावर अपनी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं भी क्या नहीं? मदन दिलावर भी बयानवीर है वैसे तो देखा जाए तो। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी काफ़ी बार सदन से बाहर उनको निकाला गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने झेली है। लेकिन मदन दिलावर इस समय कई सारे मामलों में उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सभी सरकारी स्कूलों में एक ही यूनिफॉर्म होगी, तो अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा फैसला है। तो वो संघ से निकले हुए हैं और इस तरह के बयान, लेकिन संदर्भ है, ये एक संदर्भ है उनका, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है, किसके ऊपर कहा है, ये देखने वाली बात है कि उन्होंने क्लियर है उन्होंने किसके ऊपर कहा है कि कौन दूसरी पार्टी का और कौन किस पार्टी में जा रहा है और कहाँ जाके पवित्र हो रहा है, कोई किसको वो गंदी नाली बता रहे हैं और किसको गंगा यमुना बता रहे हैं। संदर्भ की जरूरत है क्या दीपक इसमें? देखिए, इसमें संदर्भ की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मदन दिलावर के परिप्रेक्ष्य में, मदन दिलावर जिस तरीके से बीके करते बयानवीर, लेकिन वो अपनी बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक स्टैंड पर भी कायम रहते हैं। आपको ध्यान होगा राम मंदिर को लेकर, जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं ये फैसला लेता हूँ, ये नहीं पहनूंगा।
अभी उन्होंने एक और कुछ शायद मथुरा को लेकर लिया है कि मैं एक समय जो भोजन है, एक समय मैं भोजन करूंगा, इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर देखिए काफी बयान अपनी जगह उनके, लेकिन बयानों के बाद में यदि बात की जाए मदन दिलावर की, तो वो जो कायम भी रहते हैं, अपनी स्टैंड पर भी कायम रहते हैं, जो भी वो बात करते हैं उसको लेकर। एक कैलाश चौधरी का आज एक बयान है, फटाफट से इसे लेते हैं और फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। कैलाश चौधरी ने आज कहा है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से मोदी सत्ता के अंदर आए। बाड़मेर को लेकर के उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की बाड़मेर के ऊपर नजर, पाकिस्तान की एंट्री हो गई है राजस्थान के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। बड़ी बात क्या है कैलाश चौधरी, और ये क्या आपको लगता है ध्रुवीकरण करने या बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर उसी खांचे में फिट करने की कोशिश है? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान के करीबी और हालांकि अभी काफ़ी पिछले 10 साल में मोदी सरकार के बाद में इसमें काफ़ी सख्ती हुई है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के लोगों का वहाँ पर अवैध रूप से किसी तरह से आना जाना पहले बहुत ज़्यादा 10 साल पहले देखा जाए तो वो आवाजाही होती थी अवैध रूप, वो चाहे स्मगलर थे और ऐसे भी कई तरीके से, तो वहाँ उसका। और दूसरा बात है कि कल्चर भी कई बॉर्डर के काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। लेकिन दूसरा ये है कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, अब बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है, तो उनको अपना पासा फेंकना था चौधरी को, और इसमें उनको कंसोलिडेट करना। और उसको सबसे बड़ी बात थी कि जो बीजेपी का वोट बैंक है वही रविंद्र भाटी का वोट बैंक है, अब उसको एक जगह लाने की उनको ज़रूरत थी, तो ये उनको दाव खेलना ज़रूरी था, इसके अलावा कोई और चारा नहीं। बड़ी बात कही कैलाश चौधरी। देखिए राहुल, वहाँ पर मुकाबला जो वहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं त्रिकोणीय हो चुका है। रविंद्र भाटी के चुनावी मैदान में आने के बाद में, क्योंकि उम्मीदवार हम आरएलपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में स्थितियां वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की हो चुकी है। इस बीच कैलाश चौधरी कुछ डरे हुए भी होंगे, और यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि पहले की सरकार इस तरीके की मतलब दलीलें दिया करती थी कि जो सरहदी गांव होते हैं, सरहद के किनारे बसे हुए गांव होते हैं, उन पर विकास कम करवाइए, इस तरीके से उसकी नजर हो जाएगी। तो आज उसी बयान को आगे बढ़ाकर यहाँ पर कोशिश की गई है। और वहां पर देखिए इन सब चीजों का, जिस तरीके से बीके कह रहे थे, इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि यहाँ बैठे हुए लोगों के फतवे यदि पाकिस्तान में चलते हो, उनका असर होता होगा, तो इसका असर कैलाश चौधरी के बयान का भी पड़ेगा चुनावी मैदान में। और ये वजह कि कैलाश चौधरी ने इसको बोलना या बयान देना मुनासिब समझा होगा। असर की बात है, और ये जो असर है ये सिर्फ कल तक है। कल शाम 5 बजे तक प्रचार हो सकता है, और जब आप इसे देख रहे हैं तो प्रचार अंतिम दौर में होगा, और इस बीच इस असर को महसूस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर असर दिलाने का काम जनता को करना है वोटिंग करते हुए। यह था हमारा आज सुर्खियों से आगे। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।